नाजरीन, इस किस्त के आगाज में सादुद्दीन आरिस के पास कारा जैसर पहुंच चुका था। आरिस कहता है, आप ताकत की बात करते हो अमीर सादुद्दीन, लेकिन आप एक हाकम आला को काबू नहीं कर सके। अर्तुल ने हम सब के सामने आपको जमीन में दफन कर दिया। सादुद्दीन कहता है, कुछ अर्सा पहले मैं वसूलियत के साथ बैठकर शतरंज खेल रहा था। वो भी तुम्हारी तरह की बातें कर रहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और अर्तुल ने उसका सर उतार दिया। तुम भी मोहतात रहना। मैं जानता हूँ कि तुमने अर्तुल के लिए जाल बिछाया था, और अगर मैं चाहता तो तुम्हारा सर और किला दोनों ले सकता था। हारिस कहता है, तुम कभी भी ये साबित नहीं कर सकोगे अमीर सादुद्दीन। सादुद्दीन कहता है, तो फिर तुम्हारे बाजू के पीछे वो जख्म कैसे हुआ जो तुम्हें अर्तुल के सिपाही बामसी ने लगाया था। हारिस कहता है, अगर तुम ये समझते हो कि मैं उस खत के बारे में नहीं जानता जो तुमने कैटरीना को लिखा था, तो तुम गलत हो। सादुद्दीन कहता है, मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहता हूँ कि वो ख्वाब मत देखो जो तुम पूरा ना कर सको। सिर्फ हकीकत का पीछा करो, और हकीकत सोना है। अगर तुम अपने मायदे पर कायम रहे तो हम दोनों की जेबें सोने से भर जाएंगी। हारिस कहता है, हाँ, लेकिन आप तो कोनिया जा रहे हो। सादुद्दीन कहता है, मेरे बाद बहादुर साहब यहाँ मेरे नुमाइंदे हैं, हम अपना मायदा उसके जरिए जारी रखेंगे। फिर हारिस खड़ा होकर कहता है, रात को मेरे दो सिपाही मारे गए हैं और कातिल अभी तक नहीं मिल रहा। मुझे शक है कि अर्तुल सच जानता है और रात वाले वाक़े में वो मुलव्वस है। सादुद्दीन कहता है, तुम यकीन रखो हारिस, अगर अर्तुल जानता होता कि वो जाल तुमने बिछाया था तो वो तुम्हें हंली बाजार में ही मार देता। इससे पहले कि वो हकीकत जाने, हम उसका खात्मा कर देंगे। आखिर में वो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। दूसरी तरफ अर्सिस अर्तुल को कमांडर योर्गो के पास ले गया था। अर्तुल उसे कहता है, मैं जानता हूँ कि हारिस ने मेरे लिए जाल बिछाया था, अब मुझे हर चीज के बारे में बताओ। योर्गो कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। फिर अर्तुल बामसी को इशारा करता है तो वो उसकी रस्सी खींचने लगता है। योर्गो कहता है, रुको, मैं सब कुछ बताता हूँ। फिर अर्तुल उसे पूछता है, जब हारिस ने मेरे लिए जाल बिछाया था क्या तुम भी उसके साथ थे। योर्गो कहता है, हमें उसी रात हुक्म मिला था कि हम डाकुओं के बेस में जाकर आपको कत्ल कर देंगे। ये सुनकर हकीम अर्तो कहता है, मेरे ख्याल में हारिस ने उसी रात के बाद हमले की तैयारी की थी जिस रात सुल्तान ने आपको जंग पर जाने को कहा था। फिर अर्तुल योर्गो से पूछता है, हारिस को मेरे बारे में मालूमात किसने दी थी। योर्गो कहता है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन उस रात कैटरीना हारिस के साथ थी और वो दोनों आपको कत्ल करने की खुशी में हंस रहे थे। अर्सिस कहता है, तो इसका मतलब है कि कैटरीना ने उसे बताया था। अर्तुल कहता है, और कैटरीना को वही आदमी खबर दे सकता है जो सुल्तान के बहुत करीब हो। हकीम अर्तो कहता है, उस रात अमीर सादुद्दीन भी सुल्तान के पास मौजूद था। अर्तुल कहता है, मुझे भी उसी पर शक है अर्तुग साहब। कारा जैसर में हारिस ने अपने कमांडरों को इकट्ठा किया हुआ था और उन्हें कहता है, मुझे लगता है कि अर्तुल साहब कुछ जानता है और वो हमारे साथ खेल खेल रहा है, और मुझे शक है कि वो रात के वाक़े में भी मुलव्वस है। अभी हमें उससे निपटने के लिए बहुत होशियार होना होगा। दूसरी तरफ अर्तुल योर्गो से पूछता है, आखिरी मुलाकात में हारिस ने तुमसे क्या बातचीत की थी। योर्गो कहता है, हारिस कह रहा था कि वो एक माहिर ताजिर नीको की मदद से हंली बाजार की तिजारत को तबाह कर देगा। उसने मुझे हुक्म दिया था कि मैं नीको को सही सलामत कारा जैसर पहुंचाऊं। अर्तुल पूछता है, वो ताजिर कब आ रहा है। योर्गो कहता है, कुछ दिनों में। यह सुनकर हकीम अर्तो कहता है, मेरे ख्याल में ये वही ताजिर है जिसका जिक्र अमीर सादुद्दीन ने हंली बाजार बेचने के मायदे में किया था। अर्तुल कहता है, अमीर सादुद्दीन ने लाजमी हारिस से कोई मायदा किया होगा, इसके बाद बहादुर ने बाजार खरीदने की कोशिश की थी। बामसी कहता है, हर पत्थर के नीचे से सादुद्दीन निकल रहा है सरदार, आप अल्लाह करे कि इन्हीं पत्थरों से उसका सर कुचला जाए। फिर योर्गो कहता है, मैंने सब कुछ बता दिया है, अब मुझे छोड़ दें। अर्तुल कहता है, बामसी, जो जरूरी है वो कर दो। इसके बाद बामसी उसकी रस्सी खींचकर उसे फांसी दे देता है और योर्गो मारा जाता है। फिर हकीम अर्तुग अर्तुल से पूछता है, आज हमें जो मालूमात मिली है क्या आप ये सुल्तान को भी बताएंगे। अर्तुल कहता है, मैं बताऊंगा अर्तुग साहब, हमारे सुल्तान को भी पता चलना चाहिए कि अमीर सादुद्दीन कितना बड़ा गद्दार है। फिर अर्तुल अर्सिस को कहता है, आप फौरन के लिए जाओ और मुझे खबरें देते रहना। दूसरी तरफ हल्दी बाजार में दावत की तैयारियां हो रही थीं। काय कबीले की औरतें खाने तैयार करने में मसरूफ थीं। इसी दौरान सादुद्दीन अपने कमरे में पहुंचता है तो वहां एक डब्बा पड़ा हुआ था। सादुद्दीन पूछता है, यह क्या है गोकतू। गोकतू कहता है, यह सुल्तान की तरफ से आया है अमीर हजरत, इसमें अर्तुल साहब के लिए लिबास और तोहफे हैं। सुल्तान ने आपको कोनिया बुलाया है और उन्होंने हुक्म दिया है कि वापस आने से पहले आप ये लिबास और हाकम आला की अलामतें खुद अर्तुल साहब को देंगे और सब तुर्क सरदारों के सामने ये लिबास अर्तुल साहब को पहनाएंगे। ये सुनकर सादुद्दीन सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है, अर्तुल और उसके हाकम आला बनने पर लानत हो, मैं उसे छुटकारा हासिल नहीं कर सका और अब मैं अपने ही हाथों से उसे लिबास पहनाऊंगा। गोकतू पूछता है, तो क्या हुक्म है अमीरी हजरत।
सादुद्दीन कहता है, हम सुल्तान के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। दावत के बाद कोनिया जाने के लिए काफिला तैयार करो। दूसरी तरफ असलान और दूसरी औरतें भी हल्दी बाजार में पहुंच चुकी थीं। आयमा खातून कहती हैं, अर्तुल वापस आ गया है, अब हम तुर्गत और असलान की शादी के बारे में सोचेंगे। यह सुनकर असलान शर्मा कर मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ बहादुर भी सादुद्दीन के पास पहुंच गया था और उसे कहता है, अर्तुल ने जावदार कबीले के नए सरदार का इंतखाब मुलतवी करवा दिया है, अब मुझे इजाजत दें कि मैं अर्तुल का सर उतार दूं। सादुद्दीन कहता है, वक्त आने पर अर्तुल और उसके सारे खानदान को कत्ल कर देना, लेकिन इस वक्त तुम्हें सब्र करना होगा। आज तुम्हें उसका हाथ चूमकर उसकी अतात करनी होगी। बहादुर कहता है, मैं कभी भी उसका हाथ चूमकर अतात नहीं करूंगा अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है, तो फिर जावेदार कबीले को भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर तुम जावेदार कबीले के सरदार न बन सके तो मेरी नजरों में तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी। यह कहकर सादुद्दीन बाहर निकल जाता है। इसके बाद मरकजी हाल में सब तुर्क कबीलों के सरदार जमा हो जाते हैं। फिर सादुद्दीन भी आकर सबके सामने बैठ जाता है और फिर अर्तुल वहां पहुंचता है और बाकी सब लोग भी बैठ जाते हैं। अर्तुल कहता है, सांजार साहब को अंदर लाओ, मैं अपने सरदारों के सामने अपना फैसला सुनाऊंगा। यह सुनकर तुर्गत और बामसी बाहर निकल जाते हैं, जबकि बहादुर बहुत गुस्से में हो जाता है। कारा जैसर में आरिस कहता है, अजीम कमांडर लूकस मर चुका है, अब उसकी जगह पूर करने के लिए मैं आप में से किसी एक को चुनूंगा। कमांडर कोस्तास, आपसे किले की कमांड तुम्हारे हवाले है। कोस्तास कहता है, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा हुजूर, मैं अपने आखिरी सांस तक लड़ूंगा। फिर आरिस कहता है, एक तरफ हम अर्तुल के साथ अमन के मायदे पर कायम रहेंगे और दूसरी तरफ हम तुर्क कबीलों में खून बहाएंगे। यह सुनकर कोस्तास कहता है, हुजूर, हमने डाकुओं की मदद से ताजरों पर हमले करवाए, लेकिन अगर हमने तुर्कों के खेमों पर भी हमले करवाए तो कोई अमन बाकी नहीं रहेगा। आरिस कहता है, यह हमला हम नहीं करेंगे बल्कि कोई और करेगा, हमारा अजीम सिपाही तीतन, मैंने उसकी तरफ खबर भिजवा दी है, वो जल्द यहाँ पहुंच जाएगा। कोस्तास कहता है, वो बहुत खतरनाक आदमी है हुजूर, वो हमें किसी मुसीबत में ना डाल दे। हारिस कहता है, हमें किसी ऐसे ही आदमी की जरूरत है जो अर्तुल को बेबस कर दे, यह उसके लिए आखिरी झटका होगा। दूसरी तरफ तुर्गत और बामसी संजार को पकड़कर अंदर ले आते हैं और उसे अर्तुल के सामने बिठा देते हैं। तुम्हारी हिरस और गुस्से की वजह से 2 आदमियों की जान चली गई। मैंने सोचा था कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा होगे, लेकिन तुम अभी भी अपनी जिद पर कायम हो। फिर अर्तुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, बहादुर तुर्क सरदारों, मैं इस आदमी को अपने दरमियान नहीं रखना चाहता। आज जो तलवार मेरे खिलाफ उठी है वो कल आपके खिलाफ भी उठ सकती है। यह सुनकर बहादुर के अलावा सब तुर्क सरदार कहते हैं, यह बिल्कुल सही बात है। फिर अर्तुल संजार को कहता है, आप इस इलाके से बेदखल किए जाते हो संजार साहब, फौरन अपना घोड़ा और तलवार लो और इन जमीनों से निकल जाओ। अगर दोबारा मैंने तुम्हें इस इलाके में देखा तो मैं तुम्हारा सर उतारने से जरा बराबर भी नहीं हिचकिचाऊंगा। फिर अर्तुल अपने सिपाहियों को उसे बाहर ले जाने को कहता है। इतने में बहादुर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं अपने बेटे को बेदखल नहीं होने दूंगा अर्तुल साहब, अगर ये किसी की गलती है तो आपके भाई दुंदार और आपके जिरगे के आदमियों की गलती है। अर्तुल कहता है, उनकी गलती को मैंने माफ नहीं किया बहादुर साहब, पहले आप मेरी अतात करो, फिर हम मिलकर दुश्मनों के खिलाफ लड़ेंगे, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे कबीले को भी संजार की तरह बेदखल कर दूंगा। बहादुर कहता है, क्या यह तुम्हारा इंसाफ है जिसकी वजह से तुम हाकिम आला बने हो और तुर्क सरदारों तुम सब खामोशी से बैठे हो जब तुम्हें जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, तुम सब पर शर्म है। यह सुनकर अर्तुल और सादुद्दीन सख्त गुस्से में खड़े हो जाते हैं। सादुद्दीन कहता है, अपनी हद में रहो बहादुर साहब, वरना तुम्हारी किस्मत तुम्हें अर्तुल साहब की तलवार की नोक पर मिलेगी, हमारे सबर को मत आजमाओ। अर्तुल साहब इस इलाके के हाकिम आला हैं, इनके अल्फाज रियासत के अल्फाज हैं। सब तुर्क सरदार भी सादुद्दीन की बात से रजामंदी का इजहार करते हैं। फिर सादुद्दीन कहता है, अब या तो आप अर्तुल साहब की अतात करोगे या फिर इन जमीनों से चले जाओगे। इसके बाद सब तुर्क सरदार अर्तुल का हाथ चूमकर उसकी अतात करने लगते हैं। आज हम किले के बेहतरीन तीरंदाज को चुनेंगे, बहुत जल्द आप लोग दुनिया फतह करने के लिए यह किला छोड़ देंगे। फिर आरिस उस आदमी के सर पर एक सेब रख देता है और कहता है, वक्त आने पर आपका एक भी निशाना चौंकने का मतलब होगा इन जमीनों को खो देना। फिर वो तीर चलाता है जो सीधा सेब को लगता है। इसके बाद वो सिक्कों की एक पोटली लहराते हुए कहता है, जो कोई भी इस सेब को निशाना बनाने में कामयाब हो गया वो मेरे हाथ में मौजूद सोने की पोटली जीत लेगा। इतने में उस पोटली को एक तीर आकर लगता है। छत पर एक नकाबपोश